नमस्ते। मेरे कहानी के साथी दिल से स्वागत है आपका इस सुहाने सफर में। कैसे हैं आप? उम्मीद है जिंदगी की भागदौड़ के बीच आज की रात आप थोड़ा सुकून पाएंगे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कहानी, जिसका नाम है चाय वाले नंदू की सुबह। 15 साल का नंदू हर सुबह गांव के चौक की चाय की दुकान पर बर्तन मांजता है। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी दिनचर्या शुरू होती है। धूल में लिपटे समोसे, चाय की भाप और लोगों की हंसी के बीच वो अपने छोटे भाई की पढ़ाई और मां की दवाई के सपनों को संजोता रहता है। लोग उसकी मेहनत देखते हैं पर इज्जत नहीं देते, क्योंकि उसके पिता नहीं हैं और गरीबी उसके नाम से पहले चलती है। फिर भी नंदू हर सुबह मुस्कुराकर चाय परोसता है, क्योंकि उसके अंदर अब भी इज्जत कमाने का सपना जिंदा है। ये कहानी सिर्फ नंदू की नहीं है, ये उन सुबहों की कहानी है जहां धूप जरा तिरछी पड़ती थी पर उम्मीद सीधी खड़ी रहती थी, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी एक प्याली चाय में मिल जाती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपका मन भी उसी गांव की हवा में बहने लगेगा और शायद आपकी पलकों पर थोड़ी नींद उतर आए, वही सुकून भरी मिट्टी की खुशबू वाली नींद। अगर ऐसी साधारण पर सुकून देने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर रात में एक नई कहानी आपको सुलाने आती है। और बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं मेरे साथ इस नींद भरी कहानी में। अब चलिए, लाइट थोड़ा मंद कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज सुनिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस चौक की ओर जहां चाय की भाप में नंदू की सुबह हर दिन फिर से जन्म लेती है। भोर अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। गांव के चौक पर फैली हल्की नीली धुंध में दूर कहीं मुर्गे की बांग टूटती सी सुनाई दे रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बिछी राख पर रात की आखिरी चिंगारियां धीमी धीमी चमक रही थीं। उसी के पास टेढ़े मेढ़े पत्थरों पर टिका पुराना चूल्हा था। काली पतीली की देह पर राख का एक महीन परत, जैसे किसी ने धूल में उसका नाम लिख दिया हो और फिर उंगलियों से मिटा दिया हो। नंदू ने गठरी से पुराना गमछा निकाला, कंधे पर डाला और झटके से पसीना पोंछा, जो अभी आया भी नहीं था। 15 की देह, लेकिन आंखों में इतना सवेरा जितना कई बड़े बड़ों में नहीं दिखता। उसने हाथ बढ़ाकर पतीली उठाई, खोखा में रखी पीतल की बाल्टी से पानी उड़ेल दिया, चूल्हे में सूखी लकड़ियां खटकाईं। 2-3 फूंक, एक मोड़ और आग जागने लगी। धुआं ऊपर उठते उठते बरगद की शाखों में सिमट गया, जैसे सुबह की नींद का आखिरी कश। जल्दी लगा दे रे नंदू, पीछे से शंभू काका की आवाज आई, खुरदुरी मगर अजीब सी अपनापन लिए। पंडित जी 5 बजे से बैठेगा और अगर इस बार भी चाय देर हुई ना तो पूरा चौक हमारी खाल उतार देगा। लगा रहा हूं काका, नंदू ने सहजता से कहा। पानी चढ़ गया है, अदरक कूट दूं? कूट दे, इलायची भी डाल, पर आधी बचत कर। शंभू काका ने अपनी चिर परिचित हिदायत दी। उनके हाथ में पीतल का नाप था और आंखों में हिसाब की चतुर रेखाएं। वे दुकान के सामने डंडी से धूल बुहारने लगे। धूल उड़ती और पौ फटती रोशनी में हवा में कतरनों की तरह तैरती जाती। नंदू ने पत्थर की छोटी सिल पर अदरक इलायची कूटी। आंखों में पानी आ गया, मगर होंठ हल्के मुस्कुराए। उसे मालूम था चाय की असली जान यहीं से निकलेगी। उसी समय उसने कटोरी में चुटकी भर चाय पत्ती तौली। शंभू काका ने देखा तो आंखें सिकुड़ गईं। इतनी? उन्होंने भौहें चढ़ाईं। आज मंडी से ताजी पत्ती आई है काका, कम से खुशबू नहीं आएगी, नंदू ने धीमे से कहा, जैसे किसी अपने के लिए दलील दे रहा हो। काका ने आधी सहमति में हांफते हुए कहा, देख, घाटा मेरा है, पर चाय कमजोर हुई तो गालियां तेरी सुननी पड़ेंगी। नंदू ने सिर हिला दिया। उसे गालियों का डर कब रहा था। गालियां तो रोज की तरह धूप छांव थीं, आती, पड़ती और गिर जाती। सच तो यह था कि उसे डर था
कहीं माँ की दवा न छूट जाए, कहीं मुनिया की कॉपी के पन्ने फिर खाली न रह जाएं। वह सोचकर कांपता नहीं था, वह बस जल्दी करता था। चूल्हे की आंच अब स्थिर थी। पानी में अदरक इलायची उतरते ही महक ने चौंक का रुख बदल दिया। पास से गुजरती हवा ने सुगंध उठाई और लंगोटी बांधे, दांत कुरेदते, खींचे तानी में जम्हाई लेते चौकीदार के पास भेज दी। चौकीदार ने नाक फड़काई, आंखें खोल लीं और शंभू काका की दुकान की ओर देख मुस्कुराया। आज जल्दी सेहरन दूर हो जाएगी। दूर मस्जिद की ओर से अजान की मुलायम ध्वनि उठी। उसी के साथ मंदिर की घंटी भी धीमे धीमे बोलने लगी। गांव का चौक, जो रात में अपने को पुआल में लिपटा रखता है, अब धीरे धीरे जाग रहा था और उसके जागने का पहला संकेत हमेशा शंभू काका की चाय ही हुआ करती थी। अरे नंदुआ, किसी ने पीछे से पुकारा। यह आवाज हर रोज की तरह गर्म और कमजोर थी, पांडे पंडित की, जो सुबह की पहली चाय पीने का जज्बा रखते थे। आज तो इलायची की खुशबू दूर तक आई। कब हुआ क्या? हो गया पंडित जी। नंदू ने मिट्टी का कुल्हड़ धो पोंछ कर उठाया और चाय छान कर भर दी। दूध ऊपर तक उफन कर मलाई की पतली सी परत बना गया। उसने कुल्हड़ आगे बढ़ाया। सांस संभाल कर पाइए, गरम है। पंडित जी ने एक घूंट लिया, आंखें बंद की। वाह, इसमें जैसे कोई याद घुली हो। शंभू, आज तेरे लड़के ने कमाल कर दिया। शंभू काका ने लड़के शब्द पर हल्की मुस्कान दबाई। वे जल्दी मुस्कुराते नहीं थे। इसका नाम नंदू है, उन्होंने कहा। और हां, कमाल की कीमत होती है, 3 के जगह 4 आना। पंडित हंस दिए। ठीक है, ठीक है। फिर नजर नंदू पर टिक गई। तू ही बनाता है चाय? हां, नंदू ने सिर झुकाया। आपके लिए हर रोज। पंडित ने हर रोज शब्द में घिरी मेहनत को महसूस किया, पर कुछ बोले नहीं। अपना बटुआ टटोला, सिक्के निकाले और पट से काउंटर पर रख दिए। सिक्कों की आवाज में सुबह का एक नया ठप्पा लगता गया। धीरे धीरे चौंक भरने लगा। दूध वाला अपनी साइकिल के कैरियर में छन्ने की झंकार के साथ आया। स्कूल का चौकीदार हाथ में बंडल बांधकर। पान वाले हरिराम ने दुकान की छोटी खिड़की खोली और दूर से आते कदमों की एक अलग चाल हुक्का की सूं सूं के बीच घुसती चली आई। ललन यादव, सिर पर सफेद गमछा, आंखों में मैं कौन का स्थायी प्रश्न और चाल में उसी प्रश्न का जवाब। ओ शंभू, ललन ने दहाड़ कर कहा, कल की तरह फालतू फिल्म न चलाना, चाय जल्दी दे। और हां, इस छोकरा से कह दे कुल्हड़ साफ हो, पिछली बार बदबू आ रही थी। शंभू काका कुछ बोलते उससे पहले नंदू ने आगे बढ़कर कहा, कुल्हड़ अभी अभी चाक से आए हैं यादव जी, जो देंगे नए होंगे। ललन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई दरवाजे की चौखट नाप रहा हो। ओ तेरी, बड़े जवाब देने लग गया है रे तू। कहां से आया इतना आत्मविश्वास? नंदू की पलकों में कोई फड़फड़ाहट नहीं हुई। वह चाय छानने लगा। चूल्हे पर दूध उछलकर किनारों को छू आया। उसने चम्मच घुमाया, आंच थोड़ी घटाई और ललन की तरफ बिना देखे बोल पड़ा, चाय गरम है, मुंह भी जल सकता है, धीरे धीरे पीजिएगा। पास खड़े कुछ किसान खिलखिला दिए। ललन ने हंसी की आवाज को अपनी ओर उड़ती मक्खियों की तरह झटका। शंभू, देख रहे हो, ये लड़का हाथ से निकल रहा है। शंभू काका ने लकड़ी का चमचा काउंटर पर रखा। लड़का नहीं है, मजदूर है, और मजदूर के पास समय कम होता है बोलने का। तू चाय पी और बाकी बातें पंचायत में कर लेना। हवा में तलखी का हल्का सा धब्बा बना, मगर चाय की भाप ने उसे धो दिया। नंदू ने कुल्हड़ बढ़ाया। ललन ने आंखें सिकोड़कर चाय सूंघी। एक पल को जैसे मान लिया कि यह चाय सच में कुछ अलग है, फिर तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। ठीक ठाक, उसने बुदबुदाया। दाम कौन देगा? आप देंगे, नंदू ने सपाट कहा। जितना सब देते हैं। ललन ने जेब टटोली, सिक्के फेंके। ले पकड़। 2 सिक्के काउंटर से लुढ़क कर नीचे गिरे। नंदू झुककर उठा ही रहा था कि ललन मुस्कुरा दिया। अच्छा है, झुकना आता है। नंदू ने सिक्के उठाए, हथेली में दबाए
और बिना कुछ कहे नाप तौल के डिब्बे में डाल दिए। शंभू काका ने एक नजर उस पर डाली। कठोर नहीं, थकी हुई सी। वह समझते थे ये लड़का जितना झुकता है भीतर उतना ही सीधा खड़ा होता जाता है। उधर से पार्वती आ रही थी, मुखिया भोलाराम की बेटी, हाथ में अपने छोटे भाई के लिए दूध की बोतल और आंखों में सुबह की रोशनी। उसने दुकान के आगे रुककर कहा, काका, दादी के लिए फीकी चाय, शुगर कम। अभी बना देता हूं, शंभू काका बोले। अरे नंदू, एक कप फीकी, बिना जले बिना बहके। नंदू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अलग पतीली चढ़ाई। पार्वती की नजर एक पल के लिए उसके हाथों पर टिक गई, तेज, सधे हुए और थके हुए। जैसा कोई अपने अक्षर ठीक ठाक लिखता है, वह चाय को ठीक ठाक बनाता था। सुबह सुबह तुम कितने बजे से आ जाते हो? उसने पूछ लिया। जब अंधेरा उठने लगता है, नंदू ने कहा। उससे थोड़ा पहले। घर में सब ठीक? पार्वती का स्वर धीमा हो गया। ठीक हो जाएगा, उसने जवाब दिया। आज दवा लानी है। पार्वती कुछ कहना चाहती थी, पर उसके पहले ही पीछे से भोलाराम मुखिया की गंभीर आवाज आई, पार्वती, देर हो रही है। वह सिर हिलाकर आगे बढ़ी, जाते जाते फिर एक बार पलटी। दादी कहती हैं, जिसकी चाय अच्छी उसका मन साफ, और मुस्कुरा दी। नंदू ने फीकी चाय छानकर काउंटर पर रखी। शंभू काका ने ली और अपनी हैबिचुअल खीस निकालते बोले, मन साफ हो गया तेरा नंदू। मन तो रोज धोता हूं काका, उसने मुस्कुराया, पर कपड़ा पुराना है, जल्दी गंदा हो जाता है। काका की आंखों में खरोंच सी चमकी, जैसे किसी ने भीतर की किसी बात को छेड़ दिया हो। वे कुछ बोले नहीं, बस इतनी सी बात थी कि इस लड़के के दो वाक्यों में कई दिन बस जाते थे। दुकान अब सच में जाग उठी थी। समोसे के लिए आलू की भुजिया कढ़ाई में सौंधी खुशबू फैला रही थी। नंदू ने आटा गूंथा। शंभू काका ने उसे लंबी लंबी टिकियाओं में तोड़ा। पास की लकड़ी की मेज पर कई गिलास उल्टे सीधे पड़े थे, कुछ पर दाग थे, कुछ पर रेखाएं। नंदू उन्हें गमछे से इतना रगड़ता कि अपनी ही सांस भारी होने लगती। फिर भी जब कोई गिलास चमक उठता, वह उसे एक पल चेहरे के सामने पकड़कर देखता, जैसे अपने ही चेहरे का एक साफ टुकड़ा मिला हो। उसी समय स्कूल जाते बच्चों का झुंड चौक से गुजरा। किसी ने नंदू भैया कहकर हाथ हिलाया, किसी ने समोसा बचे तो रखना कहकर शरारती आंख मार दी। नंदू ने मुस्कुरा दिया और बिना आवाज के होंठों से कहा, ठीक। अरे ओ नंदू, हरिराम पान वाला बोला, आज तेरा छोटा भाई दिखा नहीं। मुनिया, नंदू के चेहरे पर कुछ नरमी आई। उसकी पहली पीरियड टेस्ट है। कॉपी कलम लेकर सीधे स्कूल गया। उसने एक पल को ख्याल में देखा, मुनिया का बस्ता, जिसमें से किताबों की गंध और सपनों की चमक निकलती है, और उसके होंठों पर हल्की सी ताकत आ गई। अच्छा है, पान वाला बोला, किसी का तो भाग्य खुलेगा इस गली का। ललन यादव ने ताना मारा, भाग्य तब खुलता है जब दरवाजा हो, इनके घर में तो खिड़की भी टूटी पड़ी है। कुछ लोग चुप रहे, कुछ नजरें झुका गए। नंदू ने तेल की आंच संभाली, समोसे पलटे, सुनहरी त्वचा में से स्वाद की पहली खटपट उठी। उसने प्लेट में 2 गरम समोसे निकाले, एक चुटकी नमक और धनिया की चटनी रख दी। उसी समय उसकी जेब में रखे सिक्कों की आवाज हुई। वह पल भर को सर तक हुआ। यह आवाज अक्सर उसे याद दिलाती थी कि दवा की पर्ची अभी पैदल चलकर आने को तैयार है। नंदू, शंभू काका ने धीरे से कहा, आज दोपहर तक मंडी से साबुत दाल उठानी है। तू जाएगा? जाऊंगा, नंदू ने तुरंत कहा। और घर? काका ने आधी बात में पूछा। मां को दवा पहले दे दूंगा, उसने कहा, फिर मंडी। काका ने ठीक है के रूप में अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में एक पल को कोई पुरानी स्मृति दौड़ी, आण, देनदारी, थकान, मगर वे तुरंत वापस दुकान के गणित में लौट आए। भोर अब सुबह बन चुकी थी। चौक के किनारे किनारे सूरज की हल्की किरणें उतर आईं, कच्ची दीवारों पर सरकती हुई, छप्परों के फूस में अटकती हुई। चाय की भाप किरणों में घुलकर
किसी अदृश्य नहर की तरह बहती चली गई। उस बहाव में नंदू का चेहरा भी कभी कभी दिख जाता, एक सारा हुआ धैर्य और एक जन्म जैसी जिद। तभी दूर से आती एक खांसी की पहचान ने उसके कान खड़े कर दिए। माँ की खांसी ऐसी ही थी, मगर माँ तो घर में होगी। उसने पलट कर देखा, पास की गली से एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे आती दिखी, सिर पर पुराना आंचल, आंखों में धूप की चुभन। नहीं, वह माँ नहीं थी, पर हर थकी सांस उसे माँ की याद दिलाती। उसने बिना सोचे शंभू काका से कहा, काका एक कटोरी चाय, फीकी। मैं ले जाऊं? ले जा, काका ने संक्षेप में कहा, पर हिसाब लिख लेना। नंदू ने चाय भरकर कटोरी थामकर उस औरत की ओर कदम बढ़ाए। अम्मा चाय, उसने कहा, गरम गरम, बिना पैसे की, आज मेरी तरफ से। औरत ने उसे देखा, फिर चाय को, फिर अपनी हथेलियों की झुर्रियों को। कौन घर का है रे तू? नंदू ने एक पल को रुक कर माना, उसका घर कौन? जो टूटी खिड़की, जो हिलती चौखट, जो माँ की खांसी और मुनिया की किताबें, और जो यह चौक, यह चूल्हा, यह धुआं, सब मिलकर। दुकान का, उसने मुस्कुराकर कहा, और थोड़ा सा आपका भी। औरत ने कांपते हाथों से चाय ली। दुआ दिहत बानी, ये अपन लोगन के बेटा हुआ। नंदू वापस लौटा तो शंभू काका ने कुछ नहीं कहा, बस रजिस्टर में एक छोटी सी सीधी रेखा खींच दी, जैसे किसी खाते का नफा नुकसान बराबर कर दिया हो। काउंटर के कोने पर रखे पुराने रेडियो में आज की पहली खबर उभरी। आज मंडी में आलू प्याज के दाम, और शोर में फिर डूब गई। चूल्हे की आंच अब स्थिर से तेज हो चली थी। नंदू ने एक बार फिर बर्तन धोए। घिसते घिसते उसकी उंगलियों के पोर लाल पड़ गए। पानी में साबुन के बुलबुले बनते, एक पल को वे आसमान के रंग पकड़ लेते, फिर टूट जाते। वह हर टूटते बुलबुले में खुद को नहीं देखता। वह हर नए बुलबुले में एक कोशिश देखता, फिर से और थोड़ा बेहतर। ए नंदू, शंभू काका की आवाज आई, आज की चाय ठीक ठाक, कल और बेहतर होगी। नंदू ने बिना गर्दन उठाए कहा। किसके लिए? काका बोले। सबके लिए, नंदू ने धीरे से कहा, पर सबसे ज्यादा मां के लिए। हवा में एक क्षण के लिए सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका हो। फिर चौक पर फिर शोर उठा। खरीदार, मोल भाव, साइकिल की घंटियां, पनघट की छींटें, और इनके बीच शंभू काका की दुकान से उठती चाय की भाप। हर प्याले में एक छोटा सा सवेरा। सूरज अब ऊंचाई पर चढ़ आया था। बरगद की छाया छोटी पड़ने लगी थी, और चौक पर चाय की दुकान अब पूरी तरह जीवंत हो चुकी थी। धुएं, भाप और आवाजों के बीच नंदू की हथेलियां लगातार चल रही थीं। बर्तन, कुल्हड़, समोसे और ग्राहकों की आवाजें। हर आवाज उसके कान में दर्ज होती, मगर जवाब हमेशा काम से मिलता। अरे नंदू, दो चाय जल्दी, ठंडी हो रही है। हरिराम पान वाला ने आवाज लगाई। बस आई। नंदू ने झटपट दो कुल्हड़ भरे, किनारे से भाप उड़ा दी और लकड़ी की तख्ती पर रख दी। बढ़िया, हरिराम बोला, तेरे हाथ की चाय में कुछ बात है, शायद तेरी माँ की दुआ होगी। नंदू मुस्कुराया। हाँ, वही दुआ रोज उबालता हूं काका। पास ही शंभू काका खड़े थे, तौलिया कंधे पर डाले, नोट गिन रहे थे। कम बोल, ज्यादा काम कर, दुआ बाद में मिल जाएगी। हाँ काका, नंदू बोला और टीन के गिलास उठाने लगा। शंभू काका का चेहरा हमेशा आधा सख्त, आधा थका होता, लेकिन उनके अंदर कहीं एक नरमी थी जो वे खुद भी छुपाते थे, और शायद सिर्फ नंदू ही उसे पहचानता था। दोपहर के आसपास ग्राहकों की भीड़ कम हुई तो नंदू ने गमछा धोकर बाल्टी में फेंका और बोला, काका, मैं जरा घर होकर आता हूं, मां की दवा लेनी है। शंभू काका ने बिना ऊपर देखे कहा, ज्यादा देर मत लगाना, मंडी से दाल भी लानी है। जी, नंदू बोला और भागा। गली सौंकरी थी, दोनों तरफ टेढ़े घर, छतों से लटकती रस्सियां और हर चौखट से झांकती निगाहें। सब जानते थे नंदू रोज यही रास्ता भागता है, लेकिन कोई उसे रोककर नहीं पूछता कि क्यों।
घर के दरवाजे पर मिट्टी का पुराना पर्दा लटका था। भीतर घुसते ही धूप की लकीरें टूटी। अंदर का अंधेरा साफ दिखाई देने लगा। गौरी, उसकी मां, खाट पर बैठी थी। चेहरे पर पीलापन, आंखों के नीचे गहरी परछाइयां। आ गए नंदू? उसने धीमे से पूछा। भोजन खाया? खाना बाद में मां, पहले दवा ले लो। उसने झोले से छोटी शीशी निकाली, खांसी की दवा। इतना खर्च हुआ? मां ने पूछा। 3 रुपए, पर अब ठीक हो जाओगी ना? नंदू की आवाज में उम्मीद थी। बचपन से ही सबसे महंगी चीज। मां मुस्कुराई। ठीक तो तुम्हें रहना है बेटा, मैं तो बस अब तुम्हारी थकान देखती हूं। थकान? उसने हंसकर कहा। अभी तो बहुत रास्ता है मां, मुनिया को मास्टर बनाना है। तभी अंदर से मुनिया निकला। 10 साल का, दुबला पतला, आंखों में चमक। भैया, मास्टर नहीं, इंजीनियर बनूंगा, उसने गर्व से कहा। अच्छा, तब तो मुझे भी नौकरी देगा? नंदू ने छेड़ा। नौकरी नहीं, आराम दूंगा, मुनिया बोला, और दोनों हंस पड़े। मां की आंखों में भी हल्की चमक आई, जैसे बरसों बाद कोई दिया जला हो। घर से लौटते वक्त नंदू के पैरों में मिट्टी चिपकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी। शंभू काका ने पहले ही दाल के पैसे दे दिए थे, बस मंडी से उठानी थी। रास्ते में ललन यादव फिर मिला। अरे छोटू, उसने पुकारा, इतनी जल्दी जल्दी कहां भागता है? मंडी जा रहा हूं, नंदू बोला। ललन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे जैसे लोग भागते बहुत हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। फिर आगे बढ़ गया। नंदू के कदम रुके नहीं। उसने बस एक पल के लिए मिट्टी पर पड़े अपने पैरों के निशान देखे। पहुंच तो मैं रहा हूं, बस रास्ता लंबा है, उसने मन ही मन सोचा, और बढ़ गया। मंडी में शोर था, बैलों की रंभाहट, ठेलों की चरमराहट और मोल भाव के बीच उठती आवाजें। नंदू ने दाल की बोरियां उठाईं, दुकानदार से हिसाब मिलाया। तू अकेला उठा लेगा? दुकानदार ने पूछा। उठाना तो सबको अपना अपना ही पड़ता है, नंदू बोला, और बोरी कंधे पर डाल ली। रास्ते में उसे मुखिया भोला राम दिखे, जो सड़क के किनारे किसी किसान से बात कर रहे थे। अरे नंदू, इतनी बड़ी बोरी अकेले? हाँ मुखिया जी, दुकान के लिए है। बहुत मेहनती है तू, भोला राम बोले। पढ़ाई क्यों छोड़ी? नंदू चुप रहा। सवाल वही था, जवाब भी वही। गरीबी, माँ की बीमारी, मुनिया की पढ़ाई। पर उसने बस इतना कहा, कभी वक्त मिला तो फिर शुरू कर दूंगा। मुखिया जी ने सिर हिलाया। हिम्मत रख बेटा, वक्त हर किसी का आता है। सूरज ढलने लगा था। चौक पर फिर भीड़ लौट आई थी। चाय की दुकान फिर गर्म। नंदू ने दाल बोरी उतारी, हाथ धोए और फिर कड़ाही में तेल चढ़ाया। शंभू काका बोला, आज देर लग गई। मंडी में भीड़ थी काका, लेकिन दाल बढ़िया मिली। ठीक है, अब जल्दी काम संभाल। इसी बीच पार्वती फिर आई। वही दूध की बोतल, वही सधी चाल। काका, दादी की चाय फिर वही फीकी बनाना, उसने कहा। अरे नंदू, शंभू ने आवाज लगाई। पार्वती बेटिया की फीकी चाय। नंदू ने नजर उठाई। पार्वती मुस्कुरा रही थी। आज बहुत थके लग रहे हो, उसने कहा। थकान की आदत हो गई है, नंदू बोला। अब तो दिन इसके बिना अधूरा लगता है। अच्छा, पार्वती ने हल्के से हंसकर कहा। तो थोड़ा मुस्कुरा लो, शायद थकान भाग जाए। पहली बार किसी ने नंदू से यह कहा था, मुस्कुरा लो। वह हल्का सा मुस्कुराया, और चाय की भाप में वह मुस्कान जैसे फैल गई पूरे चौक में। दुकान बंद होने लगी। शंभू काका लकड़ी की तख्ती पर नोट गिन रहे थे। आज ठीक ठाक बिक्री हुई, उन्होंने कहा। कल से त्योहार का हफ्ता है, भीड़ बढ़ेगी। तुझे सुबह और जल्दी आना होगा। ठीक है काका, नंदू बोला। काका ने थोड़ी देर बाद कहा, और घर में सब ठीक? मां की तबीयत थोड़ी संभली। मुनिया ने टेस्ट दिया, अच्छा लिखा। अच्छा है, शंभू बोले, फिर धीरे से जोड़ा। कभी कभी सोचता हूं, तू मेरा लड़का होता तो शायद कुछ और कर जाता। नंदू ने उनकी आंखों में देखा। मैं तो हूं ही आपका लड़का काका, बस नाम नहीं लिखा।
काका ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर घुमा लिया, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान उतर आई। दुकान के चूल्हे से उठती आखिरी भाप हवा में घुल रही थी। बरगद के ऊपर आधा चांद झूल रहा था और दूर कहीं मंदिर की घंटी एक बार फिर गूंजी। नंदू ने कुल्हड़ धोए, लकड़ी के टुकड़े समेटे और दुकान का दरवाजा आधा बंद किया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही चूल्हा, वही बरगद, वही धुआं। कल सुबह फिर यहीं से शुरू करना है, उसने सोचा। और जैसे ही वह गली की ओर मुड़ा, उसके पैरों के पास 2 सिक्के चमके, वही सिक्के जो सुबह ललन यादव ने फेंके थे। नंदू ने उन्हें उठाया, हथेली में रखा और हल्के से मुस्कुराया। अब ये गिरे हुए नहीं हैं। सुबह की ठंडी हवा में चौक की मिट्टी की खुशबू फैली थी। बरगद की शाखों पर बैठी चिड़ियाओं ऐसे चहक रही थीं जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। मगर नंदू के दिल में हलचल थी। कल रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। वो 2 सिक्के अब भी उसकी जेब में थे, लल्लन यादव के फेंके हुए, जिनसे उसकी हथेली गर्म हो गई थी। उसने तय कर लिया था, आज किसी को झुककर जवाब नहीं देगा। अरे ओ नंदू, शंभू काका की भारी आवाज सुबह की हवा को चीरती आई। क्या कर रहा है अब तक? चूल्हा नहीं जला अभी? नंदू भागता हुआ आया, लकड़ी डालकर चिंगारी फूंकी और मुस्कुराया। काका, आज चाय की खुशबू इतनी होगी कि चौक खुद चलकर यहां आएगा। बहुत बोलने लगा है तू। काका ने आंखें तरेरी, पर मन ही मन खुश हुए। चल, पहले दूध चढ़ा। तभी हरिराम पानवाला खांसते हुए पहुंचा। अरे शंभू, आज पंचायत है ना? सुना है मुखिया भोला राम ने सबको बुलाया है। काहे? किसी ने दुकान के पीछे का पुराना बक्सा तोड़ दिया है। बोले तो चोरी हुई है। शंभू काका ने भौहें सिकोड़ी, फिर से वही चक्कर, और उनकी नजर सीधे नंदू पर गई। कुछ ही देर में चौक पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लल्लन यादव सबसे आगे था। सिर पर सफेद गमछा, होठों पर झूठी सच्चाई की लकीर। अरे मुखिया जी, लल्लन ने ऊंची आवाज में कहा, रात मेरे गोदाम से 5 किलो गुड़ और तौल का बांट गायब हो गया। किसी ने बक्सा तोड़ा है। भोला राम मुखिया ने गंभीर स्वर में पूछा, किस पर शक है? लल्लन ने तुरंत कहा, और कौन? यही छोकरा नंदू। सबको पता है, दुकान के पीछे यही सोता है। गुड़ की गंध इस चाय की दुकान तक आती है। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए, हाँ, वो तो हर रात यहीं रहता है। पर चोरी? वो तो सीधा लड़का है। नंदू की आंखों में पल भर को आंच उठी, पर उसने होंठ भींच लिए। मुखिया जी, वह बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं मां के लिए दवा लेकर सीधा घर गया था। सबूत है? ललन गरजा। मां गवाह है। भीड़ में ठाके फूटे। अरे मां तो हमेशा बेटा बचाती है। इतने छोटे लड़के की बात कौन माने? पार्वती, जो अपने भाई के साथ वहां आई थी, बोली, ललन चाचा, आप बिना देखे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? कोई चोरी करता तो भागता, न कि सुबह दुकान पर काम करता। ललन तिलमिला गया। तू बीच में मत बोल पार्वती बिटिया, ये गरीब लड़के अब बड़े हो गए हैं, सबका भरोसा तोड़ देंगे। शंभू काका अब तक चुप थे। उन्होंने झोले से कुछ कागज निकाले और बोले, मुखिया जी, कल रात मैंने दुकान का ताला लगाया था और सुबह जब आया तो सब ठीक था। अगर नंदू चोरी करता तो यहां आता ही क्यों? तो फिर किसने की? मुखिया जी ने पूछा। ये बात मैं नहीं जानता, काका ने कहा, पर यह लड़का झूठ नहीं बोलता। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखा। जिसने मेहनत को करीब से देखा हो वो चोरी नहीं करता। गौरी, नंदू की मां, भीड़ को चीरती आई, मेरा बेटा झूठा नहीं है। अगर इस गांव में किसी को शक है तो मेरे घर आ जाए, वहां बस खांसी की दवा और अधूरी कॉपी मिलेगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुनिया उसकी धोती पकड़कर बोला, भैया तो बस मां की दवा और मेरी किताबों के लिए काम करता है, चोरी का क्या करेगा? मुखिया भोला राम ने गहरी सांस ली। लल्लन यादव, सबूत के बिना किसी को बदनाम करना पाप है। जब तक तू साबित नहीं करता, नंदू निर्दोष है।
ललन तमतमाया। मुखिया जी, सब मेरी बात पर शक करेंगे? सिर्फ बात पर नहीं, सच पर करेंगे, मुखिया बोले। उसी समय भीड़ के पीछे से आवाज आई, अरे लल्लन, तेरा गुड़ तो तेरे नौकर बबलू ने ही मंडी में बेचा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सारे सिर उस ओर मुड़े। वो बोलने वाला हरिराम पान वाला था। क्या? मुखिया ने चौंक कर पूछा। हां, मंडी के व्यापारी ने बताया, बबलू ने आधे दाम में गुड़ बेचकर साइकिल खरीदी। ललन का चेहरा पीला पड़ गया। गलत फहमी थी। मैं गलत फहमी नहीं, शंभू काका गरजे। यह तेरी अहंकार थी। जो गरीब है वही दोषी नहीं होता हमेशा। भीड़ में ताली जैसी गूंज उठी। पार्वती मुस्कुराई। देखा नंदू, सच्चाई देर से बोलती है पर बोलती जरूर है। नंदू ने बस सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सुकून था। उसने जेब में पड़े वही 2 सिक्के निकाले और काउंटर पर रख दिए। काका, अब ये भी गिरे हुए नहीं हैं। शंभू काका ने उसकी पीठ थपथपाई। तू गिरा नहीं बेटा, तू तो उठ गया है। शाम को दुकान फिर सजी। लोग चाय पीते हुए नंदू को अब नए नजर से देख रहे थे। वह अब छोकरा नहीं, नंदू भैया बन गया था। भोला राम मुखिया खुद आए और बोले, बेटा, आज तूने पूरे गांव को आईना दिखा दिया। मेरे घर दादी कह रही थी, जिसके हाथ में चाय की खुशबू हो उसके दिल में कभी चोरी नहीं होती। पार्वती मुस्कुराई और मैंने कहा, वो खुशबू नंदू की है। नंदू बस चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ खुल गया था। एक बंद दरवाजा जो सालों से सम्मान की हवा के इंतजार में था। रात में जब दुकान बंद हुई, शंभू काका ने धीरे से कहा, कल से तू हिसाब देखना शुरू कर। अब तू सिर्फ बर्तन नहीं मांजेगा, दुकान तेरा भी है। नंदू ने सिर झुकाकर कहा, काका, मैं बस चाय बनाना जानता हूं। काका ने हंसते हुए कहा, इज्जत भी वही बनाता है जो चाय उबालना जानता है। बरगद की छाया में रात उतर आई थी। दूर कहीं गौरी की खांसी सुनाई दी और उसी के साथ चाय की भाप उठी, जैसे किसी मां की सांस और बेटे की मेहनत एक साथ मिल गई हो। नंदू ने चूल्हे की आंच पर एक आखिरी लकड़ी डाली और खुद से कहा, अब सुबह सिर्फ चाय की नहीं, मेरी भी होगी। सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में मिट्टी की नमी थी, जैसे रात भर आसमान खुद भीगने की तैयारी कर रहा हो। नंदू ने जब चूल्हा जलाया तो धुएं के साथ हल्की ठंडक उठी। बरगद के नीचे अब हमेशा की तरह लोग नहीं थे, क्योंकि बादलों ने सूरज को ढक लिया था। काका, आज बारिश होगी, नंदू बोला, लकड़ी फूंकते हुए। शंभू काका ने ऊपर देखा। अगर बारिश आई तो ग्राहक कम होंगे, समोसे ज्यादा मत तलना। ठीक है काका, पर चाय ज्यादा बनेगी। नंदू मुस्कुराया। बारिश में सबको चाय याद आती है। शंभू काका ने आधी मुस्कान दी। तू भी अब बातों में होशियार हो गया है। थोड़ी ही देर में आसमान सच में फट पड़ा। पहली बूंद गिरी तो मानो मिट्टी ने लंबी सांस ली। चारों तरफ सोंधी खुशबू फैल गई। बरगद की जड़ों के नीचे जमा पानी में चाय की दुकान का प्रतिबिंब कांपने लगा। हरिराम पान वाला अपने ठेले के ऊपर तिरपाल डालते हुए बोला, अरे नंदू, गरम चाय भेज, हड्डियां जम रही हैं। बस आई काका, नंदू ने जवाब दिया। वो जब कुल्हड़ में चाय डालता तो हर बार उसके चेहरे पर वही एक सुकून होता, जैसे हर कुल्हड़ किसी की थकान का इलाज बन रहा हो। भीगते हुए लोग दुकान के छज्जे के नीचे जमा हो गए। अरे जल्दी दे नंदू, इलायची ज्यादा डाल। अरे बेटा, समोसे भी तल दे। दुकान में अब धुआं, भाप और हंसी एक साथ उठ रहे थे। तभी गांव की तरफ से एक जीप आई। पहियों से पानी उछला और जीप सीधे चौक पर रुक गई। अंदर से सफेद कुर्ता पहने, छतरी थामे 2 लोग उतरे। शहर से आए अधिकारी लग रहे थे। मुखिया भोला राम भी उन्हें देखकर तुरंत आगे बढ़े। अरे शर्मा बाबू, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप गांव आए। हाँ भोला राम जी, उनमें से एक बोला, सड़क का निरीक्षण करने आए हैं, बारिश में हालत देखने। तभी उनकी नजर नंदू की दुकान पर गई। चाय मिलेगी? क्यों नहीं बाबूजी,
शंभू काका बोले, नंदू, 2 स्पेशल बनाओ। जी। नंदू ने तुरंत काम शुरू किया। ताजी पत्ती, अदरक, इलायची और ऊपर से दूध की धार। बारिश की ध्वनि में जब चूल्हे की सीटी मिली तो पूरा माहौल किसी गीत सा लगने लगा। चाय जब कप में पहुंची तो शर्मा बाबू ने एक घूंट लिया। वाह, ये तो लाजवाब है। इतनी बढ़िया चाय तो शहर में भी नहीं मिली। मुखिया भोलाराम गर्व से बोले, ये नंदू है, हमारे गांव का। इसके हाथ की चाय ने सबका मन जीत लिया। शर्मा बाबू ने नंदू की ओर देखा। तू कहां से सीखा बेटा? कहीं से नहीं बाबूजी, नंदू ने विनम्रता से कहा। बस मां के लिए बनाता था, अब सबके लिए बना लेता हूं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। दुकान के छज्जे से बूंदें गिरती और हर गिरती बूंद में चाय की महक समा जाती। पार्वती आई, हाथ में छतरी, आंखों में हल्की मुस्कान। इतनी भीग क्यों रहे हो? उसने कहा। छतरी ले लो। नंदू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं तो रोज इसी में भीगता हूं बिटिया जी। पार्वती झेंपी। अब बिटिया मत कहो ना, नाम से बुलाओ, पार्वती। नंदू हल्का हंसा। ठीक है पार्वती जी, चाय लोगी? हां, पर फीकी, जैसे दादी पीती हैं। दोनों के बीच एक पल को सन्नाटा उतर आया, मगर वह सन्नाटा मीठा था। बारिश की टप टप उस सन्नाटे की पृष्ठभूमि बन गई। शहर के अधिकारी चाय पीकर उठे और बोले, भोलाराम जी, आपके गांव में सड़क तो बनवाएंगे ही, पर मैं चाहूंगा कि ये लड़का नंदू गांव के चौक पर सरकारी ढाबे में काम करे। ऐसी चाय का हुनर बर्बाद नहीं होना चाहिए। सारा चौक सुनने लगा। शंभू काका के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, गर्व भी और हल्की चिंता भी। बाबूजी, उन्होंने कहा, यह लड़का मेरा है, इसकी मेहनत से दुकान चलती है। नंदू बोला, काका, अगर आप कहें तो जाऊंगा, पर आपकी दुकान कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है। काका चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जा बेटा, आगे बढ़। तू जहां जाएगा वहां भी ये दुकान साथ जाएगी। भोलाराम मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब मेहनत में सच्चाई हो तो भाग्य भी भीग जाता है। शाम तक बारिश थम गई थी। चौक चमक रहा था, बरगद की पत्तियों से पानी टपक रहा था। हरिराम बोला, अरे आज तो दुकान की चाय का नाम शहर तक गया रे। ललन यादव, जो दूर खड़ा था, बस चुपचाप देखता रहा। इस बार उसके चेहरे पर कोई ताना नहीं था, सिर्फ खामोशी। गौरी घर में थी। जब नंदू ने आकर बताया कि अब उसे शहर के अधिकारी ने बुलाया है तो उसकी आंखें भर आईं। देखा बेटा, तेरी मेहनत खाली नहीं गई। नंदू ने मां के पांव छुए। अब बस आपकी दवा और मुनिया की किताबें कभी अधूरी नहीं रहेंगी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। रात को जब दुकान बंद हुई तो शंभू काका बरगद के नीचे बैठे थे। उन्होंने धीमे से कहा, आज जब तू चाय बना रहा था तो लगा जैसे बरसात भी तेरे लिए गा रही थी। नंदू मुस्कुराया। काका, चाय में बारिश मिल जाए तो दुनिया की हर थकान उतर जाती है। काका ने सिर हिलाया। और अगर मेहनत मिल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। चूल्हे की आखिरी आंच बुझने लगी। बारिश की मिट्टी में भाप उठी और उसी के साथ नंदू की नई सुबह की शुरुआत हुई। सुबह आज कुछ अलग थी। गांव का चौक हमेशा की तरह धुएं से नहीं बल्कि उत्सुकता से भरा था। नंदू की दुकान के आगे भीड़ जमा थी। हर कोई एक ही बात पूछ रहा था, अरे सुना है नंदू को शहर बुलावा आया है, सरकारी ढाबे में काम करेगा, अब हमारे गांव का नाम होगा रे। शंभू काका अपने तौलिया से माथा पोंछते बोले, अबे सब चुप, पहले चाय पी लो फिर खबर सुनो। हरिराम पान वाला हंसा। काका, आज तो चाय मुफ्त में होनी चाहिए, आखिर हमारा नंदू मशहूर हो गया है। नंदू मुस्कुरा दिया, पर भीतर कुछ उलझन थी। वो अपने ही चूल्हे को देखता रहा, जहां उसने पहली बार चाय बनाई थी, जहां उसकी मेहनत हर सुबह की भाप में बदल जाती थी। गौरी मां ने सुबह सुबह उसके लिए साफ कपड़ा निकाला। वही नीला कुर्ता,
जो किसी शादी में कभी इस्तेमाल हुआ था। इसे पहन ले बेटा, उसने कहा। आज तू कहीं और के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जा रहा है। मुनिया ने अपनी कॉपी से एक कागज फाड़ा और उसमें कुछ लिखा। भैया, जब आप वहां हो तो हर कप में मुस्कान डालना, क्योंकि लोग चाय से ज्यादा तुम्हारे हाथ की गर्मी पीते हैं। नंदू ने कागज मोड़ा, अपनी जेब में रखा और धीरे से कहा, यह तो मेरा ताबीज होगा। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मुखिया भोला राम की जीप दुकान के सामने रुकी। चलो नंदू बेटा, समय हो गया है, शहर का अफसर इंतजार करेगा। शंभू काका बाहर आए। उनकी आंखों में गर्व था, पर स्वर भारी। जा बेटा, पर याद रखना, कभी यह दुकान तुझसे छोटी ना हो जाए। काका, दुकान तो मेरा घर है, नंदू बोला। जहां भी रहूंगा इसकी खुशबू साथ जाएगी। पार्वती चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी मिट्टी की कुल्हड़ थी, उस पर हल्की दरार थी। ये अपने साथ रखो, उसने कहा। तुम्हारी पहली चाय का निशान है। नंदू ने वह कुल्हड़ दोनों हाथों से लिया। ये दरार नहीं है पार्वती, ये याद है। जीप उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई धीरे धीरे पक्की सड़क पर आई। पहली बार नंदू ने इतने बड़े घर, इतनी भीड़ और इतनी दुकानें देखीं। हर तरफ रंग, आवाजें और चाय के ठेले, लेकिन किसी में वो आत्मा नहीं थी जो उसके चौक में थी। शर्मा बाबू, वही सरकारी अधिकारी, ढाबे के बाहर खड़े मिले। आ गया तू नंदू? जी बाबूजी। चल, आज से तू यहां काम शुरू करेगा, लेकिन याद रखना, ये सरकारी जगह है, नियम कायदे हैं। हाँ बाबूजी, नंदू ने सिर हिलाया। ढाबे के अंदर उसने चूल्हा देखा, लोहे का बड़ा तंदूर, बर्तनों की कतारें और कुछ कामगार, पर सबकी आंखें ठंडी थीं, जैसे सिर्फ काम हो, लगाव नहीं। चल, पहले 2 कप बना दिखा, शर्मा बाबू बोले। नंदू ने लकड़ी की आग जलाई, अदरक कूटी, दूध उबाला और वही पुरानी लय दोहराई। चूल्हे की सीटी, भाप की महक और आंखों में ध्यान। शहर के कुछ ग्राहक पास आ गए। अरे, ये नया लड़का कौन है? देखो, क्या अलग खुशबू है। पहला कप जब शर्मा बाबू ने लिया तो उनकी आंखें चमक उठीं। वाह नंदू, तूने तो सरकारी चाय में भी जान डाल दी। एक बूढ़े ग्राहक ने कहा, बेटा, तेरे हाथ की चाय में गांव का सुकून है। उस शाम तक ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, वो लड़का कौन है जो मुस्कुराकर चाय देता है? नाम उभरने लगा, नंदू की चाय। उसी शाम गांव के चौक में हलचल थी। हरिराम पानवाला ने रेडियो पर खबर सुनी, शहर के सरकारी ढाबे में आज गांव के लड़के नंदू की चाय ने सबका दिल जीत लिया। शंभू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, अब ये दुकान खाली नहीं, इसकी हर ईंट में उसकी खुशबू बस गई है। पार्वती ने आसमान की ओर देखा। बादल हल्के थे, जैसे दूर कहीं बारिश हुई हो। अब गांव का नाम चाय की तरह महकेगा, उसने सोचा। रात ढल चुकी थी। नंदू ढाबे के बाहर बैठा था। उसके पास वही मिट्टी का कुल्हड़ रखा था जो पार्वती ने दिया था। उसने उसे हल्के से थपथपाया, जैसे किसी दोस्त से कह रहा हो, देख, तेरी खुशबू यहां भी फैल गई। शर्मा बाबू पीछे आए, बोले, बेटा, कल से तुझे मुख्य चाय वाला बनाया जा रहा है। तेरा नाम शहर की नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा। नंदू ने धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद बाबूजी, पर अगर कभी गांव की सड़क से गुजरें तो वहां की चाय भी पीजिएगा। वहां की भाप में मेरे दिल की खुशबू है। शर्मा बाबू ठहर गए, बोले, तेरे जैसे लड़के ही गांव का भविष्य हैं। आसमान में तारे चमक रहे थे। दूर कहीं से हवा चली, वही मिट्टी की महक जो गांव की थी। नंदू ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके अंदर अब 2 घर हैं। एक वो जहां उसकी मां और मुनिया हैं, और दूसरा जहां उसकी मेहनत ने एक नई पहचान बनाई। काका, उसने आसमान की ओर देखा, आपने कहा था ना, दुकान कहीं भी हो सकती है, बस चाय सच्ची होनी चाहिए। उसकी हथेली से भाप उठी। चाय की नहीं,
आत्मसम्मान की। सुबह की धूप शहर की इमारतों पर सुनहरी परत की तरह उतर रही थी। सड़क किनारे वही सरकारी ढाबा जहां अब भी ताजा भाप और उबलती चाय की खुशबू हवा में घुली थी। पर आज माहौल कुछ और था। दीवार पर अखबार का एक टुकड़ा चिपका था। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, नंदू की चाय ने शहर जीत लिया। गांव के लड़के की कहानी सबके दिल को छू गई। लोग रुक रुक कर वो खबर पढ़ते, मुस्कुराते और फिर अंदर जाकर कहते, भाई वही लड़का कहाँ है, वही जिसकी चाय अखबार में आई है। नंदू ने चूल्हे में लकड़ी डाली, आंच को सहेजा और अपने पुराने अंदाज में अदरक कूटी। उसके होंठों पर वही सहज मुस्कान थी, लेकिन आज उसके हर हाव भाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। नंदू, पीछे से शर्मा बाबू की आवाज आई। देखा बेटा, अब तेरा नाम शहर में गूंज रहा है। लोग तेरी चाय को स्वाद की पहचान कहने लगे हैं। नंदू ने हल्की मुस्कान दी। नाम तो आप सबका है बाबूजी, मैं तो बस चाय बनाता हूं। नहीं बेटा, शर्मा बाबू बोले, तू चाय नहीं भरोसा बनाता है। उनकी बात सुनकर नंदू का मन कुछ देर के लिए गांव की तरफ चला गया। शंभू काका का चूल्हा, गौरी माँ की खांसी, मुनिया की कॉपी और पार्वती की मुस्कुराहट सब उसकी भाप में उभर आए। दोपहर को ढाबे के पास कुछ पत्रकार आए। तुम ही नंदू हो? उनमें से एक ने पूछा। हाँ बाबूजी, नंदू ने सिर हिलाया। हमारे अखबार में तुम्हारी कहानी छपी है। अब लोग तुम्हें चाय वाला नहीं, मेहनत वाला कह रहे हैं। किसी ने कैमरा उठाया, तस्वीर खींची। नंदू अपने चूल्हे के पास पसीने से चमकती मुस्कान के साथ। पर उसी रात जब उसने अखबार का वह टुकड़ा जेब में रखा तो जेब के पीछे से कुछ गिरा। मुनिया का लिखा हुआ कागज। लोग तुम्हारे हाथ की गर्मी पीते हैं। उसकी आंखें भर आईं। कागज पर बारिश की एक बूंद गिरी थी, या शायद कोई आंसू। अगले दिन बारिश शुरू हुई। शहर की सड़कों पर भीड़ कम थी, पर ढाबे पर भीड़ और बढ़ गई। हर कोई नंदू की चाय मांग रहा था। एक आदमी बोला, भैया तेरी चाय में जादू है, कहाँ सीखा? नंदू मुस्कुराया। जादू नहीं, माँ की सांसें हैं इसमें। बारिश तेज हुई और उसी के साथ यादें भी। वो सोचने लगा, माँ की तबीयत कैसी होगी? शंभू काका दुकान संभाल पा रहे होंगे? क्या पार्वती अब भी फीकी चाय पीती होगी? उसने चूल्हे की आंच धीमी की और खुद से कहा, हर कप में एक याद उबलती है, पर कोई देख नहीं पाता। 3 दिन बाद डाकिया आया। अरे नंदू भाई, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है गांव से। नंदू के हाथ कांपे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर मुनिया की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। भैया, माँ अब ठीक है। शंभू काका रोज कहते हैं कि तेरा नाम पूरे गांव का नाम है। पार्वती दीदी हर शाम चाय की भाप देखकर कहती हैं, ये वही खुशबू है जो अब शहर तक पहुंच गई। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग मेहनत को सलाम करते हैं। नंदू की आंखों में चमक लौट आई। उसने लिफाफा चूल्हे के पास रखा और बोला, अब ये चाय सिर्फ पीने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। शाम ढली ही थी कि ढाबे पर एक आदमी आया। कपड़ों से गांव का लगता था। क्या तुम नंदू हो? उसने पूछा। हाँ कहिए। गांव में सड़क बन रही है। मुखिया जी ने कहा कि जब तू लौटे तो चौक पर फिर से चूल्हा जलाना। नंदू चौंका। गांव में सड़क? हाँ, वही जो शर्मा बाबू ने वादा किया था। अब लोग कहते हैं नंदू की चाय ने गांव की किस्मत भी गर्म कर दी। नंदू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी एक कप चाय में पूरी दुनिया का स्वाद छिपा होता है। रात गहरी थी। ढाबे की आखिरी चाय खत्म हो चुकी थी। नंदू बैठा था, अपने पुराने मिट्टी के कुल्हड़ को देखते हुए। वही जो पार्वती ने दिया था। उसकी दरार में अब धूल नहीं थी, बल्कि रोशनी भर गई थी। शर्मा बाबू आए, बोले, बेटा कल गांव चलना है, वहां उद्घाटन है, सड़क पूरी हो गई। मुखिया जी बुला रहे हैं, कहते हैं पहला कप चाय तू ही बनाएगा। नंदू के होंठों पर मुस्कान आई। तो अब मैं फिर वही चूल्हा जलाऊंगा जहां सब शुरू हुआ था।
उस रात जब शहर की बत्तियां बुझ रही थीं, नंदू ने अपनी आंखें बंद की और देखा बरगद की छाया, शंभू काका की आवाज, मां की खांसी और चौक की मिट्टी में घुली चाय की भाप। वो मन ही मन बोला, अब की बार जब लौटूंगा तो सिर्फ बेटा नहीं, इज्जत बनकर लौटूंगा। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए नंदू की आंखें लगातार गांव के रास्तों को ढूंढ रही थीं। वो कच्ची मिट्टी, वो मोड़ जहां से बरगद का तना दिखता था, और वो हवा जिसमें चाय की भाप घुलती थी। आज वही रास्ता उसे वापस बुला रहा था, पर इस बार उसके साथ शहर की पहचान थी और सीने में गर्व की गर्माहट। गांव के बाहर जैसे ही जीप रुकी, सबसे पहले मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। ओ नंदू आ गया! अरे देखो, वही अखबार वाला लड़का! बच्चे भागते हुए चिल्लाने लगे। मुखिया भोलाराम आगे बढ़े, बांह फैलाकर बोले, बेटा तू लौट आया, अब तो हमारा चौक फिर जगेगा। नंदू ने उनके पांव छुए। मुखिया जी, ये सब आप सबकी दुआ है। भीड़ के बीच से शंभू काका आए, चेहरे पर वही सख्त पर अपनापन भरी झुर्रियां। तो शहर का चाय वाला वापस आ गया। काका, नंदू हंस पड़ा, आपके बिना तो चाय में मीठापन ही नहीं आता। शंभू काका की आंखों में हल्की नमी उतर आई। चल फिर से चूल्हा जलाते हैं, जैसे उस पहले दिन। बरगद के नीचे वही पुराना चूल्हा था, बस राख में अब थोड़ी जंग थी। नंदू ने झुककर मिट्टी हटाई, लकड़ियां रखीं और पुराने अंदाज में फूंक मारी। पहली चिंगारी उठी, जैसे किसी पुराने दोस्त ने हाथ हिलाया हो। काका, जरा पानी देना। ले बेटा, शंभू काका बोले, पर आज चाय तू नहीं, तेरी किस्मत बना रही है। धीरे धीरे पानी उबलने लगा और चाय की महक फिर पूरे चौक में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, अरे वही खुशबू जो अब शहर तक जाती है। नंदू की चाय वापस गांव में। हरिराम पान वाला हंसते हुए बोला, अब हमारी दुकान फिर से रौनक पाएगी। काका, पहला कप तो मां के लिए होगा, नंदू ने धीमे से कहा। वो घर की तरफ दौड़ा। अंदर गौरी मां खाट पर बैठी थी। अब चेहरा कुछ स्वस्थ लग रहा था। अरे नंदू, तू सच में आ गया? हां मां, उसने कहा, और साथ में तेरी चाय भी। उसने कुल्हड़ में चाय डाली, मां के सामने रखी। गौरी ने एक घूंट लिया। आंसू बह निकले, पर चेहरा मुस्कुराया। अब ये चाय नहीं, मेरी जिंदगी है बेटा। मुनिया भागा आया। भैया, मैंने भी तेरी खबर अखबार में पढ़ी थी, अब तू भी पढ़ लिख कर अपना नाम छपवा, समझा? नंदू ने उसके बाल सहलाए। शाम तक गांव का चौक मानो मेला बन गया। मुखिया भोलाराम ने माइक पकड़ा, बोले, आज हम सबके लिए गर्व का दिन है। जिस लड़के को कभी लोग चाय वाला छोकरा कहते थे, आज उसी की मेहनत ने गांव की पहचान बना दी। भीड़ ने तालियां बजाईं। अब इस चौक का नाम होगा नंदू चौक। शंभू काका ने आगे बढ़कर नंदू के सिर पर हाथ रखा। आज से ये दुकान तेरी है बेटा, मैं बस तेरे साथ बैठा रहूंगा ताकि चूल्हे की आंच कभी धीमी न पड़े। पार्वती चाय लेकर आई, वही फीकी, मुस्कुराकर बोली, आज तो मीठी बनाऊंगी। नंदू हंस पड़ा, अब तो तेरी मुस्कान ही मीठी है पार्वती। वो शर्मा गई। अब सबके सामने ये मत बोलो ना। जैसे ही गांव में ढलता सूरज नारंगी हुआ, आसमान में फिर हल्की बूंदें गिरने लगीं। बरगद के नीचे सब लोग भीगते हुए हंसने लगे। लगता है बारिश भी नंदू की वापसी मना रही है। चाय की भाप, बारिश की बूंदें और मिट्टी की खुशबू एक साथ घुल गईं। नंदू ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे पूरी धरती उसे आशीर्वाद दे रही हो। रात को सब घर लौट गए, पर नंदू, शंभू काका और हरिराम बरगद के नीचे बैठे रहे। चूल्हे में आखिरी आंच जल रही थी। काका, नंदू बोला, कभी डर लगता था कि मैं यहां वापस नहीं आ पाऊंगा। डर सबको लगता है बेटा, काका बोले, पर जो उसे पार कर जाए वही कहानी बनता है। हरिराम बोला, अब तेरी कहानी तो बच्चों के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। नंदू हंस पड़ा, बस इतना हो कि मुनिया का नाम उससे पहले छपे।
थोड़ी देर बाद हवा में फिर वही खुशबू फैली, चाय, बारिश और आत्मसम्मान की। शंभू काका ने धीमे से कहा, अब तेरी चाय सिर्फ स्वाद नहीं, प्रेरणा बन गई है। नंदू ने चूल्हे की तरफ देखा, और ये चूल्हा अब कभी नहीं बुझेगा। रात की ठंडी हवा बरगद की पत्तियों में धीरे धीरे सरक रही थी। नंदू देर तक जागा रहा। चूल्हे की बुझती राख में लकड़ियों का लालपन अब भी चमक रहा था। वो आंच बस लकड़ी की नहीं थी, वो उसके भीतर के वादे की गर्मी थी। आज गांव सो गया था, लेकिन नंदू का मन अब भी जाग रहा था। वो सोच रहा था, अब जब सब बदल गया तो क्या मुझे बस चाय बनानी चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे औरों की सुबह भी सुगंधित हो। अगली सुबह सूरज बरगद की शाखों से झांक रहा था। गौरी मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। मुनिया स्कूल की कॉपी संभाल रहा था। मां, नंदू ने कहा, आज से चाय सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनेगी, सिखाने के लिए भी। क्या मतलब बेटा? गांव के बच्चे जो स्कूल के बाद कुछ नहीं करते, मैं उन्हें यहां बुलाऊंगा, सिखाऊंगा कि मेहनत कैसे की जाती है, कैसे चूल्हा जलाया जाता है, कैसे धैर्य से चाय उबाली जाती है। मां की आंखें भर आईं। तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव का शिक्षक बन गया है। दोपहर तक चौक के बच्चे जमा हो गए। कोई बस्ता लाया था, कोई बस उत्सुकता। नंदू ने मिट्टी में लकड़ी रखी और कहा, देखो, चूल्हा जलाना आसान नहीं होता। अगर लकड़ी गीली हो तो धुआं बहुत होता है, पर अगर तुम धैर्य रखो तो वही धुआं भाप बन जाता है। मुनिया बोला, भैया, मतलब जैसे गलतियां धुएं जैसी होती हैं। हाँ, नंदू मुस्कुराया, और मेहनत भाप जैसी जो ऊपर उठती है। बच्चे हंस पड़े। फिर हर किसी को एक एक कुल्हड़ दिया गया। आज सब अपने हाथ की चाय बनाएंगे, नंदू ने कहा। कुछ की चाय कड़वी निकली, कुछ की फीकी, पर नंदू ने किसी की हंसी नहीं उड़ाई। गलती का स्वाद भी जरूरी है, उसने कहा, क्योंकि उसी से असली स्वाद का फर्क समझ आता है। शाम को जब मुखिया भोलाराम वहां पहुंचे तो बरगद के नीचे बच्चों की कतार देखकर चकित रह गए। अरे, ये क्या चल रहा है? शंभू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये चाय की दुकान नहीं, मेहनत की पाठशाला है। मुखिया जी ने नंदू की पीठ थपथपाई। बेटा, अब तू गांव के बच्चों को वो सिखा रहा है जो किताबें नहीं सिखा सकती। पार्वती ने पास आकर कहा, कल मैं भी सीखने आऊंगी। दादी कहती हैं, चाय बनाना एक कला है, और पीना भी, नंदू ने मुस्कुराकर कहा। दोनों के बीच एक हल्की सी हंसी तैर गई, मीठी और सधी हुई, जैसे भाप में घुली इलायची। अगले हफ्ते शर्मा बाबू गांव पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही बोले, अरे नंदू, अब तो तेरी चर्चा मंत्रालय तक पहुंच गई। लोग पूछ रहे हैं, वो गांव वाला लड़का अब क्या कर रहा है? नंदू ने सरलता से कहा, बस बच्चों के साथ नई चाय उबाल रहा हूं बाबूजी। शर्मा बाबू ने चौक के चारों ओर देखा। हर बच्चे के हाथ में कुल्हड़, हर चेहरे पर हंसी। ये तो कमाल है, उन्होंने कहा। तूने चाय को रोजगार नहीं, शिक्षा बना दिया। रात को गौरी मां ने नंदू से पूछा, बेटा, अब तेरे सपनों में क्या है? नंदू बोला, अब मैं चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा सीखे, किसी काम को छोटा मत समझो। जैसे चूल्हा छोटा है, पर उसी से रोशनी होती है। शंभू काका जो पास बैठे थे बोले, बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने जिंदगी भर चूल्हा जलाया, पर तूने उसमें रोशनी देख ली। मां ने कहा, तेरे पिता होते तो तुझे देखकर गर्व करते। नंदू मुस्कुराया, अब वो भी यही है मां, हर उस कप में जो मैंने सच्चाई से बनाया। अगली सुबह बरगद के नीचे चूल्हा फिर जला, मगर इस बार उसे जलाया मुनिया ने। भैया, आज की चाय मैं बनाऊंगा, उसने कहा। नंदू ने सिर हिलाया। बनाओ बेटा, देखो, अब हमारा गांव खुद अपना सवेरा बना रहा है। भाप उठी, पहले जैसी, पर अब उसमें एक नई खुशबू थी। वो खुशबू सिर्फ चाय की नहीं थी, वो मेहनत, सीख और आत्मसम्मान की थी। बरगद की छाया में
नंदू, शंभू काका, गौरी माँ, मुनिया और पार्वती सब मुस्कुरा रहे थे। गांव अब पहले जैसा नहीं था। अब हर सुबह वहां सिर्फ धुआं नहीं उठता था, बल्कि नई सुबह की खुशबू फैलती थी, जिसे नंदू ने अपने पसीने और सच्चाई से उबाला था। बरगद की शाखों के बीच से सुनहरी धूप छनकर नीचे उतर रही थी। हवा में चाय की खुशबू, मिट्टी की महक और बच्चों की हंसी सब मिलकर एक नई सुबह बना रहे थे। नंदू अब सिर्फ चाय वाला नहीं रहा था, वो गांव का सिखाने वाला बन गया था। जिस चौक पर पहले लोग बस गपशप करते थे, अब वहां मेहनत का पाठ पढ़ाया जाता था। अरे नंदू भैया, मुनिया ने दौड़ते हुए कहा, आज पास के गांव के बच्चे भी आने वाले हैं। नंदू मुस्कुराया, तो आज ज्यादा दूध और चाय पत्ती तैयार रखो। हर नए बच्चे को पहला कप अपनी मेहनत से बनाना होगा। शंभू काका, जो अब धीरे धीरे उम्र के बोझ से झुके लगते थे, बेंच पर बैठे सब देख रहे थे। देख बेटा, उन्होंने कहा, ये वही दुकान है जहां कभी तुझ पर इल्जाम लगा था। आज वही जगह मेहनत की मिसाल बन गई। नंदू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, जब धुआं सच्चाई से उठता है तो आकाश तक उसकी खुशबू जाती है। दोपहर तक पास के गांव के बच्चे आ गए, कंधों पर बस्ते, हाथों में कुल्हड़, आंखों में जिज्ञासा। पार्वती ने सबके लिए पत्तल सजाए और गौरी माँ ने हर बच्चे को माथे पर तिलक लगाया। बाबू, ये सब बच्चे हैं नंदू स्कूल के, मुखिया भोला राम ने गर्व से कहा। अब हमारे गांव में चाय की भाप से शिक्षा निकलती है। नंदू ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम सबको सिर्फ चाय बनाना नहीं, इज्जत बनाना सिखाऊंगा। याद रखो, मेहनत का कोई छोटा रूप नहीं होता। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ नंदू भैया। चूल्हे के पास नंदू ने लकड़ी रखी और एक एक बच्चे को बुलाया। देखो, यह लकड़ी तुम्हारा सपना है। अगर तुम जल्दी जलाना चाहोगे तो धुआं देगा और आंखें जलाएगा, पर अगर धैर्य से फूंकोगे तो ये रोशनी देगा। एक बच्ची बोली, भैया, इसका मतलब हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेहनत में जल्दी नहीं, लगन चाहिए। जब चाय बनी, हर बच्चे ने एक एक घूंट लिया। कुछ की चाय कड़वी थी, कुछ की मीठी, पर सबकी आंखों में चमक थी। देखा, नंदू बोला, जैसी मेहनत वैसा स्वाद। कुछ हफ्तों बाद नंदू की पाठशाला का नाम शहर तक पहुंच गया। अखबारों में छपा, एक गांव जहां बच्चे चूल्हे से सीखते हैं जीवन का पाठ। शर्मा बाबू दोबारा गांव आए। नंदू, अब तू सिर्फ गांव का नहीं रहा, उन्होंने कहा। हम चाहते हैं कि तू शहर में आकर अपने जैसे और बच्चों को सिखाए। नंदू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, मैं शहर आऊंगा, पर इस बरगद के नीचे की क्लास कभी बंद नहीं होगी। शंभू काका हंसे, बिल्कुल सही कहा। पेड़ की जड़ मजबूत रहे तो शाखें कहीं भी फैल सकती हैं। शाम को जब सब चले गए, बरगद के नीचे पार्वती बैठी रही। हाथ में वही मिट्टी का कुल्हड़ था जो उसने सालों पहले नंदू को दिया था। अब तेरी चाय सिर्फ चौक तक नहीं, बच्चों के दिलों तक पहुंच गई है, उसने कहा। नंदू मुस्कुराया, तेरे दी कुल्हड़ में ही तो शुरुआत हुई थी। वो दरार अभी भी है, पर अब उसमें रोशनी भर गई है। पार्वती ने धीरे से कहा, और अब तेरी आंखों में भी। दोनों हंसे और हवा में फिर वही पुरानी खुशबू तैर गई, मिट्टी, भाप और मेहनत की। रात को गौरी माँ बरामदे में बैठी थी। मुनिया ने पास आकर कहा, माँ, अब गांव के सब बच्चे पढ़ने लगे हैं। सब कहते हैं नंदू भैया ने सिखाया। माँ ने आसमान की तरफ देखा, भगवान, अब मेरी सांसें भी ताजी लगती हैं। मेरे बेटे ने चाय से इज्जत उबाली है। दूर बरगद के नीचे नंदू आखिरी कप चाय बना रहा था। वो कप उसने धीरे से चूल्हे के पास रखा, जैसे किसी अदृश्य गुरु को अर्पण कर रहा हो। ये कप, उसने कहा, मेहनत की कहानी है जो कभी ठंडी नहीं होगी। बरगद की जड़ों में अब बच्चों के पैरों के निशान पड़ गए थे। वहीं जहां कभी नंदू अकेला चूल्हे की राख से खेलता था,
अब हर सुबह छोटे छोटे हाथ मिट्टी से आग सुलगाते और आंखों में उजाला भरते थे। गांव का चौक अब एक आवाज से पहचानने लगा था, भाप की हल्की सी सीटी और बच्चों की हंसी का संगम। लोग कहते थे, यह आवाज मेहनत की पूजा जैसी लगती है। नंदू भैया, मुनिया दौड़ता आया। पास के 3 गांवों से बच्चे आए हैं आज। सब कहते हैं वो भी बरगद के नीचे सीखना चाहते हैं। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, तो आज बरगद की छाया थोड़ी और फैलेगी। शंभू काका जो लकड़ी गिन रहे थे बोले, देख बेटा, अब ये पेड़ तेरे साथ साथ बढ़ रहा है। तूने इसे सिर्फ जगह नहीं दी, अर्थ दिया है। गौरी मां बरामदे से देख रही थीं। उनकी आंखों में शांति थी, जैसे बरसों की चिंता अब भाप बनकर उड़ चुकी हो। नए बच्चे आए, कोई खेतों से, कोई नदी किनारे से। सबके चेहरे पर उत्साह था। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ चाय की क्लास नहीं है, यह सपनों की शुरुआत है। वो बोला, चूल्हा जलाना सीखो, क्योंकि ये वही जगह है जहां हर असंभव चीज उबल सकती है। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। फिर मुनिया ने बोला, भैया, क्या हर किसी का सपना यहां बन सकता है? नंदू ने कहा, हां मुनिया, अगर उसमें सच्चाई और मेहनत का स्वाद है। बच्चों ने एक साथ कहा, तो हमें भी अपना स्वाद ढूंढना है। दिन बीतते गए। बरगद पाठशाला अब एक परंपरा बन चुकी थी। हर रविवार को आसपास के गांवों के बच्चे आते, चाय बनाना सीखते, काम बांटना सीखते और नंदू की बातें सुनते। जैसे चाय में हर मसाला जरूरी है, वैसे जीवन में हर मेहनत। मुखिया भोलाराम ने चौक पर नया बोर्ड लगवाया, बरगद शिक्षा केंद्र, प्रेरणा नंदू की मेहनत से। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई अपने बच्चों को दाखिला दिलाने, कोई बस नंदू से एक कप चाय पीने। अब पार्वती रोज नंदू के साथ काम करती थी। वो बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाती और नंदू उन्हें जीवन के सबक। एक दिन उसने कहा, नंदू, अब ये चौक तेरा नहीं रहा, ये सबका है और तू इसका दिल है पार्वती। नंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू बच्चों को पढ़ाती है तो लगता है जैसे चाय की भाप में अक्षर घुल रहे हैं। पार्वती झेंप गई। अब तू भी बातों में चाय जैसा हो गया है, धीरे धीरे असर करता है। कुछ महीनों बाद शर्मा बाबू फिर गांव आए, इस बार शहर की टीम के साथ। उन्होंने घोषणा की, बरगद शिक्षा केंद्र अब सरकार की प्रेरणा परियोजना में शामिल किया जा रहा है। अब यहां से हर साल बच्चों को प्रशिक्षण मिलेगा और कुछ को छात्रवृत्ति भी। गांव में शोर गूंज उठा, नंदू भैया की जय, हमारा गांव अब मिसाल बनेगा। शंभू काका की आंखों से आंसू निकल आए। देख बेटा, उन्होंने कहा, जब तू पहली बार चाय बना रहा था, मैंने सोचा था ये लड़का सिर्फ पेट भर पाएगा, पर तूने सबका मन भर दिया। उस रात नंदू देर तक बरगद के नीचे बैठा रहा। आसमान तारों से भरा था और चूल्हे की आंच धीमे धीमे बुझ रही थी। उसने मिट्टी में एक रेखा खींची, एक छोटा पेड़ बनाया जिसके नीचे लिखा, यहां से सपनों की शुरुआत होती है। पार्वती पीछे आई। उसके हाथ में 2 कुल्हड़ थे, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए। उसने कहा, आज की चाय खास है, बरगद की पत्तियों की छाया में बनी। दोनों ने एक घूंट लिया और हवा में फिर वही जानी पहचानी खुशबू उठी, मेहनत, सच्चाई और अपनापन की। सुबह जब सूरज उगा, बच्चे फिर जमा हुए। मुनिया ने आज क्लास संभाली। भैया ने कहा है, आज से मैं सिखाऊंगा। गौरी मां दरवाजे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। शंभू काका ने कहा, अब नंदू का नाम सिर्फ कहानी नहीं, एक रास्ता बन गया है। बरगद की छाया में बच्चे पढ़ रहे थे, भाप उड़ रही थी और मिट्टी में एक नई सुगंध बस गई थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाने वाली थी कि इज्जत कभी तैयार नहीं मिलती, उसे उबालना पड़ता है। बरगद की जड़ों में अब समय ठहर गया था। वहीं जहां कभी नंदू ने पहली बार चूल्हा जलाया था, अब बच्चों के हाथों में नई रोशनी थी। वो चूल्हा अब सिर्फ दुकान का नहीं,
गांव की विरासत का प्रतीक बन चुका था। हर सुबह जब भाप उठती तो ऐसा लगता जैसे हवा में मेहनत का इतिहास लिखा जा रहा हो। वो इतिहास किसी किताब में नहीं, बल्कि हर कुल्हड़ की गर्मी में दर्ज था। अब बरगद के नीचे लकड़ी का एक छोटा बोर्ड लग चुका था, नंदू की पाठशाला, जहां मेहनत से इज्जत बनती है। चूल्हे के चारों ओर मिट्टी की दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान बने थे। किसी ने चाय पत्ती की आकृति बनाई थी, किसी ने सूरज, और किसी ने लिखा था, भैया ने सिखाया, धैर्य उबालो, सपने नहीं। शंभू काका अब ज्यादा नहीं बोलते थे, बस रोज सुबह दुकान के कोने पर बैठते और अपने पुराने पीतल के कप में पहली चाय पीते हुए कहते, अब ये स्वाद मेरे बाद भी रहेगा। आज बरगद के नीचे चहल पहल थी। गांव के साथ साथ आसपास के 5 गांवों के बच्चे आए थे। आज बड़ा दिन है, मुनिया बोला। शहर के अफसर और पत्रकार फिर आएंगे। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, आज ये जगह हमारी नहीं, बच्चों की है। अब मैं बस पीछे से देखूंगा, जैसे चूल्हा लकड़ी को देखता है। गौरी मां आंगन से झांक रही थीं। उनकी झुर्रियों में संतोष का उजाला था। मेरे बेटे ने अब आग नहीं, रोशनी फैलाई है, उन्होंने धीरे से कहा। ढाबे के पुराने तख्त पर अब स्कूल जैसी व्यवस्था थी। पार्वती ने सबको पंक्तियों में बैठाया। आज हर बच्चा अपनी मेहनत की कहानी सुनाएगा। एक छोटा लड़का बोला, मैं पहले डरता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर नंदू भैया ने कहा, जो चूल्हा फूंक सकता है वो दुनिया बदल सकता है। दूसरी बच्ची बोली, मैंने मां के साथ खेत में काम करना सीखा। अब मैं पढ़ाई भी करूंगी और चाय भी बनाऊंगी। दोनों में गर्माहट है। पूरा चौक तालियों से गूंज उठा। नंदू दूर खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले पहली चाय बनाते वक्त थी। शाम को मुखिया भोला राम मंच पर आए। आज इस बरगद की जड़ों से जो पेड़ निकला है वो अब हमारे गांव की पहचान बन गया है। उन्होंने आगे कहा, हम सब मिलकर यह घोषणा करते हैं कि बरगद शिक्षा केंद्र को गांव की स्थायी संस्था बनाया जाता है। अब ये स्कूल हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देगा और हर सुबह चाय की खुशबू से दिन की शुरुआत होगी। भीड़ ताली बजाती रही, पर शंभू काका की आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे से कहा, नंदू, अब तेरा नाम इस गांव की मिट्टी में घुल गया है। तेरे बिना चाय उबल सकती है, पर खुशबू नहीं आएगी। रात ढल गई थी। बरगद की छाया में चूल्हे की आंच मंद थी। पार्वती पास आई, हाथ में 2 कुल्हड़। आज की चाय भी तेरे नाम, उसने कहा। अब तो हर कप में तेरा नाम लिखा है पार्वती, नंदू बोला। बस लोग पीते समय पढ़ नहीं पाते। पार्वती मुस्कुरा दी। लोग पढ़ें या नहीं, पर अब गांव समझ गया है, इज्जत मेहनत से उबलती है और चाय में बसती है। चांद बरगद की शाखों पर टिका था और नीचे दोनों के हाथों से उठती भाप जैसे आसमान को धन्यवाद कह रही थी। कई साल बीत गए। अब मुनिया खुद गांव के स्कूल में शिक्षक बन चुका था। वो बच्चों को पढ़ाते वक्त हमेशा वही बात कहता, मेरे भैया कहते थे, जिंदगी की सबसे अच्छी चाय वही है जो धैर्य से उबाली जाए। गौरी मां अब बूढ़ी हो चली थीं, पर हर सुबह पहली चाय का प्याला बरगद के नीचे रखती। ये नंदू के लिए है। लोग कहते, वो अब भी यहां है, हर भाप में, हर मुस्कान में। बरगद के नीचे अब पत्थर की एक छोटी सी पट्टिका थी। यहां से शुरू हुई थी नंदू की मेहनत, जिसने गांव को आत्मसम्मान सिखाया। बच्चे जब वहां से गुजरते तो हाथ जोड़ते और धीरे से कहते, भैया, आज भी आपकी चाय की खुशबू आती है। और सच में हर सुबह जब सूरज उगता तो चूल्हे से उठती भाप में कहीं न कहीं नंदू की परछाई दिखती। वो मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, अब चाय मैं नहीं बनाता, ये गांव बनाता है। बरगद अब बूढ़ा हो गया था, पर उसकी जड़ों में नमी अब भी थी। वो नमी थी गौरी मां के आंसुओं की, शंभू काका के आशीर्वाद की, पार्वती की मुस्कान की और नंदू की मेहनत की।
हर पीढ़ी जब पहली बार चूल्हा जलाती तो वही भाप उठती, वो जो सालों पहले एक 15 साल के लड़के की हथेलियों से उठी थी। अब वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो इज्जत की विरासत थी। बरगद की शाखों पर अब धूप नरम पड़ गई थी। वो बरगद जिसने नंदू की मेहनत, उसकी हार और उसकी जीत देखी थी, अब उसके नीचे 3 पीढ़ियां बैठा करती थीं। बच्चे जो कभी नंदू भैया की कहानी सुनते हुए बड़े हुए थे, अब अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते थे। वो लड़का जिसने चाय से इज्जत बनाई। गांव अब बदला हुआ था। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे, हर आंगन में मुस्कान और हर सुबह की हवा में चाय की सौंधी महक। एक सुबह मुनिया ने स्कूल के बच्चों को बुलाया। बच्चों, आज हम सब बरगद के नीचे चलेंगे। वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो हमारे गांव की आत्मा है। बच्चे दौड़ते हुए आए, हाथों में छोटे कुल्हड़ लिए। बरगद की छाया में आज वही पुराना चूल्हा फिर जलाया गया। शंभू काका अब नहीं थे, पर उनके पुराने पीतल के कप को आज भी संभाल कर रखा गया था। वो कप अब मिट्टी के ऊपर रखा था, जैसे किसी ने वहां वक़्त को प्रणाम किया हो। गौरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, पर जब हवा में चाय की महक उठी, उन्होंने आंखें बंद कर दीं और होंठों से निकला, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा मेरे नंदू की चाय का होता था। बरगद के नीचे आज नंदू दिवस मनाया जा रहा था। मुखिया भोला राम अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी जगह अब मुनिया गांव की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वो मंच पर खड़ा होकर बोला, मेरे भैया कहते थे, मेहनत कभी थकती नहीं, वो बस पीढ़ी बदलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हर गांव में कोई ना कोई नंदू है जो अपनी सुबह खुद उबाल रहा है। तालियों की आवाज पूरे चौक में गूंज गई। पार्वती भी वहां थी। अब वो पार्वती दीदी के नाम से जानी जाती थी। वो बच्चों को पढ़ाना जारी रखे हुए थी और हर दिन एक कुल्हड़ चाय बरगद के पास रखती थी। कहती, ये मेरे साथी की आत्मा के लिए, जिसने मुझे सिखाया कि रिश्ते भी मेहनत से बनते हैं। अब गांव के चौक पर छोटा सा संग्रहालय था, नंदू स्मृति केंद्र। अंदर कांच की एक अलमारी में रखे थे वो पुराना गमछा, वो पहला कुल्हड़ और वो फोटो जिसमें नंदू, शंभू काका, गौरी माँ, मुनिया और पार्वती साथ खड़े थे। हर आने वाला आगंतुक रुककर पूछता, क्या ये सच में हुआ था? और कोई न कोई मुस्कुराकर कहता, हाँ हुआ था, क्योंकि मेहनत की कहानियां लिखी नहीं जाती, वो जी जाती हैं। एक दिन मुनिया के नाम एक चिट्ठी आई। उस पर सरकारी मोहर थी। अंदर लिखा था, सरकार ने बरगद शिक्षा केंद्र को राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना है। मेहनत से इज्जत बनाने की इस कहानी को देश भर में फैलाया जाएगा। गांव में फिर से जश्न छा गया। गौरी माँ ने आसमान की ओर देखा। देखो नंदू, अब तेरी चाय की खुशबू पूरे देश में जाएगी। पार्वती बोली, अब हर स्कूल, हर गांव में तेरा नाम लिया जाएगा। तेरी तरह कोई और बच्चा हिम्मत नहीं हारेगा। शाम ढल चुकी थी। बरगद के नीचे हवा चल रही थी, धीमी, ठंडी पर मीठी। मुनिया ने चूल्हे में लकड़ी रखी और धीरे धीरे वही पुरानी रेसिपी दोहराई। अदरक, इलायची, दूध और समय। पहला कुल्हड़ उसने मिट्टी पर रखा। ये मेरे भैया के लिए, उसने कहा। फिर दूसरा कुल्हड़ गौरी माँ को दिया, तीसरा पार्वती को और चौथा खुद ने उठाया। सभी ने एक साथ पहला घूंट लिया। उस भाप में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो था समय, संघर्ष और सुकून का स्वाद। गौरी माँ की आंखों से आंसू गिरे। पार्वती ने आसमान की ओर देखा और मुनिया ने फुसफुसाकर कहा, भैया, अब तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब ये देश की कहानी बन गई है। बरगद की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी पुरानी याद पर मुस्कुरा रही हों। उनके बीच से चांद की रोशनी नीचे गिर रही थी और उसी में मिट्टी के ऊपर धुआं उठ रहा था। वो धुआं जो अब नंदू की आत्मा नहीं बल्कि उसकी विरासत था। वो विरासत जो कहती थी,
अगर जिंदगी राख जैसी लगे तो उसमें आग बनो, क्योंकि एक दिन वही राख किसी और की रोशनी बनेगी। बरगद की छाया अब और घनी हो चुकी थी। वो पेड़ जिसने नंदू, शंभू काका, गौरी माँ, मुनिया और पार्वती की पूरी उम्र देखी थी, अब बच्चों की हंसी और नई जिंदगी की सांसें महसूस करता था। उसके नीचे अब भी चूल्हा जलता था, लेकिन अब उसे जलाने वाले थे वो बच्चे जिन्होंने नंदू की कहानी सुनकर जीवन की भाप को इज्जत में बदलना सीखा था। भैया, आज तो शहर के लोग आ रहे हैं, मुनिया ने कहा। कह रहे हैं हमारे बरगद केंद्र को राष्ट्रीय संग्रहालय में जगह मिलेगी। गौरी माँ ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। अब मेरे नंदू का नाम मिट्टी से उठकर आसमान में पहुंच गया। बरगद की छांव में बच्चे कतार में बैठे थे। पार्वती दीदी अब सब उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। कह रही थीं, बच्चों, नंदू भैया ने हमें सिखाया था कि जिंदगी की असली मिठास शक्कर में नहीं, मेहनत में होती है। बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ दीदी, और मेहनत कभी ठंडी नहीं होती। आज बरगद की पाठशाला में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। देश भर की मिट्टी से चाय नाम का कार्यक्रम। हर बच्चे को अपने गांव की मिट्टी लाने के लिए कहा गया था। मुनिया ने समझाया, जिस मिट्टी में हम पले हैं उसकी खुशबू हमारी मेहनत में मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के छोटे डिब्बे लेकर आए। किसी की मिट्टी लाल थी, किसी की काली, किसी की हल्की पीली। सभी ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिलाई और पार्वती ने बोला, अब ये मिट्टी एकता की तरह है, अलग अलग रंग पर एक ही खुशबू। गौरी माँ ने पास से देखा और बोली, आज ये बरगद मेरे बेटे की तरह नहीं, पूरे देश की माँ बन गई है। कुछ ही हफ्तों बाद दिल्ली से सरकारी गाड़ी गांव आई। शर्मा बाबू, जो अब मंत्रालय में उच्च पद पर थे, अपने साथ कुछ लोगों को लाए। हम नंदू की चाय और शिक्षा योजना को संपूर्ण भारत में लागू करने जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। अब हर राज्य में बरगद पाठशाला जैसी जगह बनेगी, जहां मेहनत और आत्मसम्मान को एक साथ सिखाया जाएगा। भीड़ में तालियों की गूंज उठी। मुनिया ने नीचे देखा, वो मिट्टी जिसमें उसका भैया रोज खड़ा होता था, अब पूरे देश की जमीन बन चुकी थी। शाम को जब सब लोग जा चुके थे, पार्वती बरगद के नीचे अकेली बैठी थी। हवा में धीमी ठंडक थी और दूर से बारिश की खुशबू आ रही थी। उसने धीरे से एक पुराना डिब्बा खोला, जिसमें अब भी नंदू का गमछा, पहला कुल्हड़ और एक अधूरी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, पार्वती, अगर कभी मैं ना रहूं तो इस बरगद को कभी सूखने मत देना, क्योंकि इस पेड़ की जड़ों में माँ की दुआ, काका की थकान, तेरी मुस्कान और मुनिया की उम्मीद दबी है। अगर ये जड़ें जिंदा रहेंगी तो मैं भी रहूंगा। पार्वती की आंखों से आंसू गिरे। वो मिट्टी में समा गए और उसी पल हवा में चाय की हल्की खुशबू उठी। वो जान गई, नंदू अब भी यहीं है। अगले दिन मुनिया ने बच्चों को बुलाया और कहा, अब इस बरगद की जिम्मेदारी हमारी है। हर सुबह यहां आग जलेगी और हर दिन एक नई कहानी बनेगी। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम मेहनत को कभी ठंडा नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने बरगद के चारों ओर मिट्टी की लकीरें खींची और लिखा, यहां से शुरू होती है हर मेहनत की कहानी। रात आई। बरगद के ऊपर चांद टिका था। चूल्हे से भाप उठ रही थी, हल्की, शांत, लेकिन अब भी वही पुरानी। गौरी माँ ने कुल्हड़ उठाया और कहा, मेरे बेटे की आखिरी चाय नहीं, उसकी अमर महक है ये। पार्वती ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, नंदू, अब तेरा सपना पूरा हो गया। हर बच्चे के हाथ में अब तेरे जैसा भरोसा है। मुनिया ने धीरे से कहा, भैया, अब तेरा बरगद जड़ों से नहीं, दिलों से फैल रहा है। सुबह हुई। बरगद की पत्तियां हवा में झूम रही थीं। बच्चे दौड़ते आए, कुल्हड़ रखे गए और पहली चाय का प्याला उठाया गया। आसमान में सूरज की पहली किरण आई और भाप में जैसे कोई पुरानी आवाज सुनाई दी, काका, अदरक डाल दूं?
सब हंस पड़े, क्योंकि अब वो आवाज सिर्फ हवा में नहीं, हर दिल में बस गई थी। और यूं चाय वाले नंदू की सुबह अब कभी ढलेगी नहीं। वो हर मेहनती दिल की भाप में जिएगा, बरगद की छाया में, मिट्टी की महक में और हर कुल्हड़ की गर्मी में, जहां इज्जत हमेशा उबलती रहेगी।